मैं हूं लोकेश कुमार शर्मा। मैं एमबीटी इंटर कॉलेज की तरफ से आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें 20 रासायनिक विधियां और अभिक्रियाएं थी। वो अभिक्रियाएं आपके 15 नंबर पक्के कर रही है। उन सभी अभिक्रियाओं विधियों को आप पढ़ना ध्यान से, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कोई सर 6-7 इंपोर्टेंट विधि बता दीजिए हमको उसी में से आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर आप कहेंगे सर ये तो आई नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और 20 रासायनिक विधि और अभिक्रिया तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। पिछले 10 साल में जो आई हुई है 2011 से लेकर 2022 तक जितनी भी पूछी गई हैं सभी मैंने उसमें इंक्लूड कर दी हैं। वो सभी पढ़नी पड़ेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके 15 नंबर उसमें से पक्के हैं, ठीक है। विधि नंबर 1 पहली थी हेवर विधि का सिद्धांत। जो हेवर विधि थी हमारी, हेवर विधि में अमोनिया का निर्माण कराया जाता है। देखिए हेवर विधि का सिद्धांत क्या कहता है, हम शुरुआत कर लेते हैं पहली विधि का, ठीक है। देखिए हेवर विधि का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझना। हेवर विधि, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। कितना अनुपात है, 1:3 का अनुपात, ठीक है। जो 1:3 का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, एक अणु लेंगे नाइट्रोजन का और 3 अणु लेंगे हाइड्रोजन के। जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। इनको बैलेंसिंग कर देंगे तो 2NH3 बन जाएगा, ठीक। और साथ में क्या प्राप्त होगी, 23,400 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बात ध्यान रखनी है कि अमोनिया की हेवर विधि में 23,400 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। यह एक ऊष्माक्षेपीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय का मतलब होता है ऊष्मा देने वाली। ऊष्मा यहाँ पे दे रही है 23,400 कैलोरी, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से NH3 बनता है, ठीक है। जब इन दोनों से NH3 बनता है तो NH3 से भी ये दोनों तत्व बाहर निकल सकते हैं। ये होता है उत्क्रमणीय का मतलब दो तत्वों से यह बनाई जा सकती है और दो तत्वों को इसमें से वापस लाया जा सकता है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। ऐसा नहीं है कि हमने ये केवल सिद्धांत पढ़ लिया और सिद्धांत और एक रिएक्शन लिख दिया, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अरे भाई 5 नंबर मिलेंगे, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा इंक्लूड और करते हैं इसमें कि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। इफ 11th में एक नियम पढ़ाया जाता है, ला सातिलीय नियम। कौन सा नियम पढ़ाया जाता है, ला सातिलीय नियम, ठीक है। ये ला सातिलीय नियम है। इसके अनुसार कम ताप और अधिक ताप पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। कम ताप कितना होना चाहिए, कम, और दाब होना चाहिए अधिक, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ताप कितना होना चाहिए, कम से कम ताप होना चाहिए 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और दाब होना चाहिए 200 वायुमंडल। इतना तो होना ही चाहिए। इस अभिक्रिया में लोहे का चूर्ण एक उत्प्रेरक, लोहे का चूर्ण क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो लोहे का चूर्ण है वो तो है उत्प्रेरक, ये रहा उत्प्रेरक, और मोलिब्डेनम है वो है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, उत्प्रेरक जो कार्य करता है वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। लेकिन ये उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक शक्ति देता है उत्प्रेरक को शक्ति देता है कि तू और तेजी से काम कर। ये होता है दोनों में अंतर। आगे हम इसकी विधि को समझेंगे कि इसकी प्रॉपर विधि क्या होती है। देखिए इसकी प्रॉपर विधि ये है, इससे पहले हम चित्र समझ लेंगे एक बार, ठीक है, जिससे हमें आसानी से जल्दी से समझ में आएगा। ये है हेवर विधि बनाने का चित्र। ये जो हेवर विधि बनाने का चित्र है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों 1:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं और दोनों को कंप्रेसर में डाला गया है, ठीक। दोनों को कंप्रेसर में डाला गया है।
ये रही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और दोनों को कंप्रेसर में डाला गया है, ठीक है। इनका अनुपात है 1:3। कंप्रेसर ये रहा हमारा। इसमें जब दोनों को डाला गया तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर इन दोनों को इस नली के माध्यम से ऊपर की ओर भेजेगा और यहाँ से इस नली के माध्यम से इस कक्ष में भेज देता है, इस वाले कक्ष में भेज देता है। तो इस कक्ष में पहले से ही Fe और MO दोनों तत्व मिले हुए होते हैं। Fe मतलब लोहे का चूर्ण और MO मतलब मोलिब्डेनम, ठीक है। यानी कि लोहे का चूर्ण और मोलिब्डेनम दोनों इस कक्ष में पहले से ही उपस्थित होते हैं। जब ये इस कंप्रेसर में से होकर के जाते हैं तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया करके, जिसका तापमान कितना होता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडल होता है, ये दिया हुआ है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडल दाब वाले इस कक्ष में क्रिया करके ये कहाँ जाता है, ये जाता है ऊपर की ओर, यहाँ से नली के माध्यम से होते हुए और इस तीसरे कक्ष में प्रवेश करता है। इस तीसरे कक्ष में पहले से ही जल भरा हुआ होता है जो कि बहुत ठंडा होता है और ठंडे जल के कारण ये जो नली है, ये भी ठंडी रहती है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस नली में जाते हैं दोनों, तो इससे क्रिया करके जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैस होती है, लेकिन इससे क्रिया करके किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती हैं, एक तरल पदार्थ के रूप में बदल जाती हैं। और तरल पदार्थ कहाँ आके करता है, इस नली के माध्यम से घूमते घूमते इस कक्ष में आके मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अमोनिया का पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ये केवल 15% बनता है। बाकी का जो 85% है वो इस गैस के माध्यम से इस कंप्रेसर में, इस वाले कंप्रेसर में चला जाता है और इस वाले कंप्रेसर में से कंप्रेसर फिर इसे इस नली में भेजता है, फिर घूम करके ये इस प्रकार से आता है, फिर इस कक्ष में आएगा, इस वाले कक्ष में, फिर यहाँ से नली के माध्यम से फिर ऐसे ही सर्कुलेशन में ही क्रिया करता रहेगा और अमोनिया का निर्माण चलता रहता है, ठीक है। एक बार हम फिर से समझेंगे ध्यान से। चलो एक बार हम इसे ध्यान से समझ लेते हैं एक बार और। देखिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया और कंप्रेसर में डाला गया, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है कि इसको इस नली के माध्यम से भेजेगा ऊपर की ओर और इस नली में से होते हुए इस दूसरे वाले कक्ष में आ जाता है। इस कक्ष में जब इसकी एंट्री होती है तो इसमें Fe आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये Fe प्लस MO इस कक्ष में पहले से ही रखा हुआ होता है, ठीक है। जिसका तापमान कितना होता है, जिसका तापमान होता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, और जिसका वायुमंडल होता है 200 वायुमंडल, ठीक है। इस पर ये क्रिया करके, तो जब ये इस कक्ष में आता है तो इस कक्ष में से क्रिया करके इस नली के माध्यम से ऊपर की ओर चला जाता है और तीसरे वाले कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तीसरे कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तीसरे कक्ष में पहले से ही जल भरा हुआ होता है, जल बहुत ठंडा होता है। तो इस ठंडे जल से जब इस नली के माध्यम से इसकी अभिक्रिया होती है तो वो गैस तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तरल पदार्थ जो है वो नीचे गिर जाता है, यहाँ इस वाले कक्ष में तरल पदार्थ गिर जाता है, ठीक है। तरल पदार्थ गिर जाता है, जो अमोनिया तरल पदार्थ के रूप में बनता है वो इस वाले कक्ष में जमा हो जाता है, नीचे द्रवण कक्ष में, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया अभी केवल 15% बनी है, बाकी जो 85% गैस बची है वो इस वाली नली के माध्यम से फिर कंप्रेसर में जाती है और इस कंप्रेसर में आ जाती है और इस कंप्रेसर के माध्यम से फिर ऊपर की ओर जाती है और फिर इस नली से होते हुए फिर वापस उत्प्रेरक कक्ष में आती है, फिर द्रवण कक्ष में जाएगी, फिर 15% बनेगी, फिर सर्कुलेशन में जाएगी, सर्कुलेशन पंप से होते हुए फिर नली से ऊपर जाएगी। इसी प्रकार इसका निर्माण चलता रहेगा, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस बैक करके एक बार और देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर में डाला गया और नली से होते हुए सीधे कहाँ आया, उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें पहले से ही Fe प्लस MO भरा हुआ है, जिसका तापमान 450 से 500 डिग्री सेल्सियस है और 200 वायुमंडल दाब पर है। और वो फिर दूसरे कक्ष में प्रवेश करेगा, जो द्रवण कक्ष में प्रवेश करेगा वहां ठंडे जल से नली के माध्यम से क्रिया करता है और तरल पदार्थ में गैस परिवर्तित हो जाती है, जो कि 15% अमोनिया बनता है और नीचे वाले स्टोर में जमा हो जाता है, ठीक है। और बाकी बचा कुछ फिर से आगे वाले कंप्रेसर में जाता है, फिर नली के माध्यम से ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। यही चल बहुत सी है, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा है, देखिए विधि को समझते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इसको। हम शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में
मिलाकर Fe+MO के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिससे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं और शेष गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में हम पुनः भेज देंगे, वही सर्कुलेशन में चलता रहेगा। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। 5 नंबर लेने हैं तो थोड़ी बहुत तो भैया मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके जो रासायनिक गुण होते हैं खांसी हो रही है भैया बहुत। रासायनिक गुण होते हैं, नंबर 1 रासायनिक गुण होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, क्योंकि यह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। देखिए NH3 की अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहा है भैया? लवण बना रहा है। NH4Cl, जब NH3 और HCl की क्रिया कराई जाएगी तो प्राप्त होगा हमें NH4Cl। NH4Cl बनाता है जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। NH3 अमोनिया की क्रिया HCl से कराई जाती है तो NH4Cl बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। यह नंबर दूसरा नियम जो होता है रासायनिक गुण, वह होता है कि सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। सिल्वर क्लोराइड से जब अमोनिया की क्रिया होती है तो क्या बनाता है? संकर लवण। भैया संकर लवण का फॉर्मूला ये होता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। बिल्कुल याद कर लेना भैया, याद कर लेना बिल्कुल इसको। और इसको, इसका रासायनिक नाम हम कैसे बोलेंगे? इसका रासायनिक नाम बोलेंगे सिल्वर डाई अमोनियम क्लोराइड। लिख लो पेन से, सिल्वर डाई अमोनियम क्लोराइड। नंबर 3, लाल तप्त CuO से क्रिया करने पर कॉपर अपचयित हो जाता है। देखिए CuO का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करने पर कॉपर अलग हो जाता है। अपचयित का मतलब है अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि NH3 कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करने पर क्या हो जाता है? कॉपर अलग हो जाता है। देखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो दिया है कॉपर ऑक्साइड NH3 से क्रिया हो रही है तो क्या कॉपर बिल्कुल अलग हो जाता है, कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर प्राप्त हो रहा है, जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम तो हाइड्रोजन के 3 अणु प्राप्त होंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसके उपयोग आप देख ही लो। उपयोग यहाँ पे दिए हुए हैं कृत्रिम रेशे बनाने में, बर्फ बनाने में और प्रशीतक के रूप में। कृत्रिम रेशा बनाने, इसका प्रयोग रेशा बनाने में किया जाता है और बर्फ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रेशा बनाने में किया जाता है एक तो, और बर्फ बनाने में किया जाता है, और प्रशीतक मतलब ठंडक के रूप में। ठीक है, किसी भी कक्ष को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, धन्यवाद। और आगे मेरी सारी वीडियो देखते रहना भैया और ध्यान से पढ़ना सभी। ठीक है, मेरी सारी वीडियो देखते रहना और मैं क्रम बाय क्रम से वीडियो डालता रहूंगा। आपको जो मैंने 20 विधियां बताई है ना, उसमें बिल्कुल क्रम बाय क्रम से चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, और योगेश्वर भाई, योगेश्वर आप, मुझे पता है आप भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप मेरे वीडियो को शेयर करवाएं ज्यादा से ज्यादा। और सभी टीचर, DP सर, CP सर, आप सभी मेरी वीडियो को, और रोहित सर, आप सभी वीडियो को शेयर करें और बच्चे लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि चैनल पर छाने का, मतलब यह है कि बच्चों के पास ज्यादा बच्चे ये मदद मांग रहे हैं। कल एक शादी में मिला था बच्चा, वो कह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है।